नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो कि बहुत ही प्यारी कविता है, नेचरफुल पोएम है। जैसा कि आप सबको पता है, विलियम वर्ड्स एक प्राकृतिक कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनकी समस्त रचनाओं में हम प्रकृति से जुड़ी हुई समस्त सुंदरता का जिक्र करते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जान लेते हैं। उसके तत्पश्चात कविता का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन अप्रैल 7। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? लेक डिस्ट्रिक्ट इन कोलंबिया में। ये उनका जन्म स्थान है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म लेक डिस्ट्रिक्ट इन कोलंबिया में 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। वॉज ए मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट, और ये एक महान इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं। हु वॉज एन ऑनर्ड, जिसको कि सम्मान मिला था, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को सम्मान मिला था पोएट लॉरिएट के रूप में, यानी राष्ट्र कवि के रूप में। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान कब दिया गया था? 1843 ईस्वी में। विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई थी। कहाँ पे? ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन द कोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। यूनाइटेड किंगडम में विक्टोरिया महारानी के दरबार में। तो विक्टोरिया महारानी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो। फ्रॉम 1843, और यह उपाधि उनको कब दी गई थी? 1843 में, until his death on 23 अप्रैल 1850, जब उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। यानी मृत्यु के बिफोर में उनको पोएट लॉरिएट की उपाधि दी गई है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हम ये जानना चाहेंगे कि इनकी रचनाएं जो हैं वास्तविक भाषा, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन पर आधारित है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब रियल लैंग्वेज ऑफ मैन पे आधारित है, और उसी के साथ साथ इनकी रचनाओं में ट्रैंक्विलिटी भी समाहित है। इनकी रचनाओं में ट्रैंक्विलिटी भी मिलती है, और अपनी रचनाओं में इन्होंने रिलेशन विथ नेचर, लव फॉर नेचर, यानी प्रकृति के साथ संबंध और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए लिखा है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, मैं उदाहरण के तौर पर एक रचना का नाम बताना चाहता हूं, एजुकेशन ऑफ ए नेचर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत प्यारी रचना है, जिसको कि आप यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने को पाएंगे। तो एजुकेशन ऑफ ए नेचर में कवि ने प्रकृति की वास्तविक सुंदरता का वर्णन किया है, और उसी के साथ साथ 9th स्टैंडर्ड में 3 years 3 give in sun and sower, यानी एक सुंदर सी प्यारी सी बच्ची है जिसका कि पालन पोषण प्रकृति ने किया है, और किस प्रकार से प्रकृति एक माँ बाप का रोल अदा कर रहा है, उन्होंने अपनी उस रचना में किया है। आगे क्या बताया जा रहा है? ही इज ए लीडिंग इंग्लिश नेचर पोएट, और ये अंग्रेजी के एक लीडिंग नेचर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। His collection of poetry, lyrical ballads is considered as the central work of romantic literary theory. इनकी जो कलेक्शन ऑफ द पोएम है, जो पोएम का कलेक्शन है, वह
पोएम का कलेक्शन 1798 में लिरिकल बैलेड्स वॉल्यूम के अंतर्गत लिखा गया और यह कविता उन्होंने अकेले नहीं लिखा है बल्कि इस कविता के साथ एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों महान कवि मिलकर के इस रचना को पूर्ण किए हैं। और लिरिकल बैलेड्स जो है वह 1798 ईस्वी में लिखा गया है। लिरिकल बैलेड इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी। जो लिरिकल बैलेड्स है वह एक सेंट्रल वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेरी सिद्धांत के आधार पर जाना जाता है। द पोएम कविता अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यह कविता कौन सी? वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हिज रोमांटिक पोएट्स। उनकी रोमांटिक रचनाओं में सबसे अति उत्तम कविता मानी जाती है। कौन सी? जो कविता हम आप पढ़ने जा रहे हैं। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सेकेंड पैराग्राफ। यह कविता 3 सितंबर 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। यह कविता इटालियन सोनेट के अंतर्गत लिखा गया है। जैसे कि आप सब जानते हो कि विलियम शेक्सपियर ने पेट्रोर्चन सोनेट लिखा, एमिली डिकिंसन ने पेट्रोर्चन सोनेट लिखा, ठीक उसी तरह से इटालियन सोनेट के अंतर्गत यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी पेट्रोर्चन सोनेट के अंतर्गत इस रचना को लिखा। इज ए पेट्रोर्चन सोनेट, यह कविता पेट्रोर्चन सोनेट है इन विच, जिसमें कि विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की सुंदरता का वो जिक्र कर रहे हैं। एज सीन एज डॉन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, और जब वो उषा काल के समय उस ब्रिज पर भ्रमण कर रहे होते हैं तो उस समय उस ब्रिज की क्या सुंदरता नजर आ रही है, उस सुंदरता का जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जब ये रचना लिखी गई 1802 में, उस समय में लंदन उतना खूबसूरत शहर नहीं था जितना आज है। आज हर व्यक्ति लंदन घूमने के लिए जाना चाहता है, पर उस टाइम में उतनी खूबसूरती लंदन में नहीं थी। हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम था। प्रकृति की सुंदरता कहीं नजर नहीं आ रही थी। और उस दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं? लंदन की उस ब्रिज की सुंदरता का जिक्र करते हैं। उस समय भागा दौड़ी और इंडस्ट्री, तमाम आपाधापी और अशिक्षितता लंदन में भरा पड़ा था। उस समय में उनको सुंदरता नजर आई और उस सुंदरता का जिक्र यहाँ पे हमारे प्राकृतिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रिप्रेजेंट किया। मित्रों, जैसा कि आप सब एक कहावत को जानते होंगे कि जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। तो कवि जो है सूर्य के प्रकाश से भी तेज, यानी सूर्य का प्रकाश जिस स्थान पर नहीं पहुंच सकता है उस स्थान पर कवि पहुंच करके अपनी कविता का वर्णन करते हैं। तो लंदन उस समय उतना सुंदर नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी कवि ने लंदन की उस सुंदरता का जिक्र अपने रचना में इतने बढ़िया ढंग से किया है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वास्तविक सुंदरता छलक रही है। नेक्स्ट लाइन, द देन वर्ल्ड हैड टू स्टिल एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। संसार जो था उस समय औद्योगिक क्रांति की तरफ अपने अनुभवों को शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से पूरा शहर प्रदूषण से युक्त था। द पोएट कवि was enthralled by the panoramic landscape। कवि जो है वह एक विशालदर्शी, पैनोरमिक विशालदर्शी, enthralled सम्मोहित हो रहा था उस विशालदर्शी प्राकृतिक छवि को देख करके। लैंडस्केप
उस प्राकृतिक छवि की सुंदरता को देख करके ब्यूटी जो कि सुंदरता से परिपूर्ण है, काम है, वह दृश्य एकदम शांत है एंड क्वाइट नेचर बिफोर हिम, और वह शांत और स्थिर प्रकृति उनके समक्ष नजर आ रही है। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के समय की कविता है और सूर्योदय के समय कवि जो है वह लंदन के उस ब्रिज पर टहल रहा है और उस ब्रिज पर से वो उस लंदन की सारी सुंदरता को देख रहा है ब्रिज के ऊपर से। दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन कलेक्शन ऑफ पोएम्स, सबसे पहले इस कविता का प्रकाशन कलेक्शन ऑफ पोएम्स वॉल्यूम्स के अंतर्गत किया गया इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। कब? इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में 1807 में ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा गया उसके वॉल्यूम के अंतर्गत। बट ये कविता 3 सितंबर 1802 को लिखा गया। तो डियर, ये थी कविता के कवि के बारे में। और चलिए अब हम देखते हैं कविता का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या बताया जा रहा है। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर। अपॉन मतलब ऊपर, ठीक। यह कविता 3 सितंबर 1802 में लिखी गई। चलिए लाइन बाय लाइन इस कविता के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। कवि कहता है पहली लाइन में कि पृथ्वी के पास कुछ भी नहीं है इससे अत्यधिक सुंदरता दिखाने का। अर्थात कहने का मतलब, जैसे कि आप सब जानते हो कि पृथ्वी जो है वह किससे भरी है? सुंदरता से भरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कवि कह रहा है कि लंदन ब्रिज के सिवा, लंदन ब्रिज पे खड़ा होकर के जो मैं दृश्य देख रहा हूं उस दृश्य से ज्यादा सुंदर वस्तु पृथ्वी के पास कहीं भी नहीं है जो वो दिखा सके, जितना फेयर यह दृश्य नजर आ रहा है। डल वुड ही बी, वह व्यक्ति होगा। अब यहां पे एक व्यक्ति का जिक्र ही किया जा रहा है। डल वुड ही बी ए सोल हु कुड पास बाय, वह हृदय बड़ा ही निकृष्ट होगा, निष्ठुर होगा, जो बिना इस सुंदरता को देखे इस पुल पर से गुजर जाए। यानी पुल से गुजरने वाला हर व्यक्ति अवश्य ही सुंदरता का, इस सुंदर दृश्य का नजारा क्या करता होगा? फॉलो करता होगा, देखता होगा। वह निष्ठुर व्यक्ति ही होगा जो लंदन ब्रिज की इस प्राकृतिक सुंदरता को न देख पा रहा होगा। A sight so touching in its majesty, लंदन ब्रिज का वह दृश्य इतना आकर्षक नजर आ रहा है कि जो कि एक जादुई भांत, एक जादू की भांत हमारे हृदय को या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छू रहा है। द सिटी नाउ डथ, यह शहर जो है वो कैसा? डथ, डथ मीन्स डज, प्रतीत हो रहा है। लाइक ए गारमेंट वियर, ऐसा प्रतीत हो रहा है उषा काल के समय कि जैसे कि यह पूरा का पूरा शहर जो है सुबह रूपी, यानी सुबह सूरज की किरण रूपी वस्त्र को पहने हुए है। अर्थात सुबह सुबह सूर्योदय की किरण एकदम साफ स्वच्छ तरीके से पृथ्वी पर अर्थात लंदन ब्रिज पर और लंदन शहर पे पड़ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जैसे कि वह सूर्योदय रूपी या सुबह के उषा काल रूपी वस्त्र को पहने हुए है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, और सुबह की वह सुंदरता लंदन ब्रिज से जो दिखाई दे रहा है, सुबह की वो सुंदरता कैसी है? साइलेंट, शांत है। वेयर, एकदम खाली खाली सा नग्न दिख रहा है। शिप्स, जहाज, टावर्स, बड़ी बड़ी इमारतें, डोम्स, गुंबद,
गुंबद वहां पे कैथेड्रल चर्च है, उस चर्च की गुंबद का जिक्र किया गया है। थिएटर एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, अर्थात सुबह सुबह के समय शांत एकदम नग्न अवस्था में जहाज, टावर, डोम्स, गुंबद, थिएटर और मंदिर ये सब एकदम शांत नजर आ रहे हैं और खुले मैदान में ऊंचे उस आसमान में एकदम अपनी सुंदरता को बिखेर रहे हैं। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और सारी की सारी चीजें अर्थात ऊपर में बताई गई जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं जो हैं उस स्मोकलेस एयर, फॉगलेस एयर में अपनी आभा को बिखेर रही है, ब्राइट कर रही है, चमक रही है, टिमटिमा रही है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि क्या कह रहा है कि उस समय में लंदन जो था वह बहुत ही धूल धूसरित नजर आता था, लेकिन आज ऐसा दृश्य नजर आ रहा है कि जिसका की वर्णन कवि कर रहा है कि वह लंदन का शहर सुबह के समय स्मोकलेस नजर आ रहा है। वहां पे पहली बार वह देख रहा है कि प्रदूषण की मात्रा कम है। आगे क्या कर रहा है, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, यानी सूरज जो है कभी भी इतना सुंदर आज तक नहीं नजर आया था। यानी सूरज की पहली किरण कभी भी इतना सुंदर नहीं नजर आई थी जितना सुंदर आज नजर आ रहा है। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, सूरज की पहली किरण कभी भी उतना नहीं चमकी थी। कहाँ पे? घाटियों में, चट्टानों पे और पहाड़ियों पे मैंने कभी भी नहीं सूरज को किसी भी स्थान पे इतना सुंदर चमकता हुआ देखा था जितना सुंदर आज यह वेस्टमिंस्टर ब्रिज चमक रहा है। नेवर सा आई, मैंने कभी नहीं देखा, नेवर फेल्ट, और ना ही मैंने कभी महसूस किया, काम, इतना शांत, सो डीप, इतनी गहराई से, अर्थात मैंने कभी भी इतनी गहराई से जरा सा भी महसूस नहीं किया था। जो चीज आज मेरे हृदय में महसूस हो रहा है वह अभी तक मैं कभी महसूस नहीं किया हुआ था। यानी डियर कवि, बहुत सारी प्राकृतिक कविताओं की रचना विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया, पर उन सभी रचनाओं से अलग इस रचना में उन्होंने एक मानव निर्मित पुल का वर्णन कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने अपनी रचना में प्रकृति का वर्णन किया है, पर यहाँ पे प्रकृति के साथ साथ उन्होंने मानव के द्वारा निर्मित पुल का वर्णन किया है। द रिवर ग्लिटरथ एट हिज ओन स्वीट विल, नदी जो है, जिस नदी के ऊपर यह पुल बना हुआ है वह उस नदी का जल जो है, यानी वह नदी शांत, स्थिर और एकदम सुगम तरीके से अपनी इच्छानुसार बह रही है। ग्लिटरथ मतलब बहना, यदि अपनी रफ्तार में वह नदी बह रही है। मैंने अक्सर देखा था कि लंदन का वह नदी गंदा दिखती थी और तमाम जगहों पे कचड़े इकट्ठे होते थे और वह रुक रुक करके बहती थी, पर आज एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल तरीके से वह नदी बह रही है। कैसे बह रही है? अपनी इच्छा के अनुकूल। डियर गॉड, हे ईश्वर, द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप, मैं क्या देख रहा हूँ कि पूरे घरों को एकदम शांत, स्थिर और सुप्ता अवस्था में सोता हुआ देख रहा हूँ। यानी सारे घरों में हमें क्या नजर आ रहा है? शांति नजर आ रही है, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं नजर आ रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लेइंग स्टिल, और मैं क्या देख रहा हूँ
कि उन सभी घरों में माइटी हार्ट, महान दिल वाले अर्थात महान आत्माएं अब भी शांत स्थिर सोई हुई हैं, अर्थात एकदम शांत भाव में नजर आ रही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये बहुत ही प्यारी कविता है। इसमें कवि ने राइमिंग वर्ड में ए बी बी ए ए बी बी ए राइमिंग वर्ड को बनाया है। और यह कविता भी मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रस्तुत कविता में भी कवि जो है वह लोगों को मोटिवेट करता हुआ एक चीज बताने का जिक्र कर रहा है, जिसका कि जिक्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स और बहुत सारे कवियों ने बतलाया। और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इस कविता का जो भाव है, जो अर्थ है, वह इन 3 बातों से जुड़ा हुआ है, जिसका कि जिक्र कलाम साहब ने, स्टीव जॉब्स ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी रचनाओं में किए हैं कि यदि एक देश का विकास होना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो अवश्य ही 3 बातों को हमें अवश्य ध्यान रखना है। और वो तीनों बातें हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जैसा कि आप 11th स्टैंडर्ड की लास्ट पोएम में इनके बारे में जरूर आपने देखा है। और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी का जिक्र मैंने द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में भी बताया है, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने परफेक्टली लोगों को समझाया है। तो प्रस्तुत कविता में विलियम वर्ड्स भी लंदन के लोगों से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने राष्ट्र को अग्रसर बना सकते हैं। और वो भी यही कह रहे हैं कि यदि उनके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है तो डियर, आशा करते हैं यह कविता आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। बाय बाय।